हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएससी 2015 के बायोलॉजी पेपर के जूलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बायोलॉजी का जो पेपर हुआ था उसका जो पहला क्वेश्चन जूलॉजी से रिलेटेड पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, जंतु उद्यान स्थल हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स आर साइट्स ऑफ। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। तो कंजर्वेशन दो प्रकार से किया जाता है जीवों का, एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं बही स्थानीय संरक्षण। कृत्रिम आवास बनाए जाते हैं इंसानों के द्वारा और जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से ला करके उन कृत्रिम आवासों में उनका संरक्षण किया जाता है। इस आधार पर इसको आगे दो प्रकार से और हम बांट सकते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स और बॉटनिकल गार्डन्स। जैसे नाम से स्पष्ट है, जूलॉजिकल गार्डन्स में जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, बॉटनिकल गार्डन्स में विशेष रूप से वनस्पतियों का ध्यान रखा जाता है। दूसरा संरक्षण का प्रकार होता है इन सिटू कंजर्वेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, यानी जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षित किया जाता है, यानी वनस्पतियों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाना। तो इस प्रकार के जो संरक्षण के प्रकार हैं उनको हम आगे 3 भागों में बांट सकते हैं, बड़े भागों में। सेंचुरीज़, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभयारण्य। दूसरा नेशनल पार्क, जिसको हिंदी में हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल निचय। तो जो पहला जो इसमें शब्द है सेंचुरी, सेंचुरी क्या होते हैं? ये संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। इसमें निजी जो संस्थान होते हैं, जो निजी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको प्रवेश दिया जा सकता है बशर्ते उनके द्वारा जो कोई कार्य किया जा रहा है वो सारा कार्य रचनात्मक होना चाहिए और इसका वहाँ के जीव जंतुओं पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, ये होना चाहिए। इस स्थिति में निजी संस्थाओं को क्रियाकलाप करने की अनुमति दी जा सकती है। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं उसमें पूरी तरह से निजी संस्थाओं व निजी संस्थाओं के क्रियाकलापों और पशुचारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। पार्क का जो कुछ भाग होता है उसको पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जाता है और इसका नियंत्रण जो होता है पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन होता है। तीसरा जो इसका प्रकार होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ये वृहद प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की गतिविधियाँ वगैरह संचालित नहीं होती हैं। तो इस पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है बही स्थानीय संरक्षण, जूलॉजिकल गार्डन बही स्थानीय संरक्षण, पहला ऑप्शन इसका बही स्थानीय संरक्षण सही है। नंबर 2 है कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन, हम सभी जानते हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक, इसका जो सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ये सही है। रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो कोष्ठक होते हैं वैसे उस आकृति के उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा कार्क के टुकड़े के अंदर और उसको सेल नाम दिया। लैटिन वर्ड सेल का मतलब होता है हॉलो स्पेस। तो सेल की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। पहला ऑप्शन जो है इसमें रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, हम सभी जानते हैं। और किस में की? ऑर्किड की जो रूट होती है उसकी सेल्स में अध्ययन के दौरान उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। तीसरा ऑप्शन इसमें है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे एक डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक सरल सूक्ष्मदर्शी जिसकी आवर्धन क्षमता जो सामान्य आवर्धन क्षमता वाले थे उससे उस वक्त 266 गुना ज़्यादा थी, उसके द्वारा इन्होंने अध्ययन किया और एक कोशिकीय प्रोटोजोआ, जीवाणु, शुक्राणु और आरबीसी का अध्ययन किया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और इन्होंने मछली की आरबीसी में केंद्र की उपस्थिति भी दर्शाई। इन्होंने मछली की आरबीसी में केंद्र की उपस्थिति दर्शाई एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। हालांकि न्यूक्लियस की खोज का श्रेय हम रॉबर्ट ब्राउन को देते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने ही स्पष्ट तौर पर न्यूक्लियस के बारे में विस्तृत रूप से बताया था।
अब चौथा ऑप्शन जो इसमें थियोडोर स्वान एक जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी। इनके साथी मैथियस जैकब स्लाइडन, एक साथ में एक नाम और हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी के लिए कि थियोडोर स्वान और मैथियस जैकब स्लाइडन, इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। थियोडोर स्वान जूलॉजिस्ट थे और मिस्टर स्लाइडन बॉटनिस्ट थे। अब इसमें तीसरा जो क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन, हाँ दूसरे क्वेश्चन में हमने देख लिया जो सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ये सही है। तीसरा ऑप्शन है व्हीटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हीटेकर ने एक 5 किंगडम थ्योरी दी थी। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। तो जो सबसे पहला इसमें नाम हमने लिया मोनेरा में इन्होंने जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको शामिल किया, जिसके एग्जाम्पल क्या हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। प्रोकैरियोटिक, जैसे कि हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उन जीवों को मोनेरा के अंतर्गत रखा। अब इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है। अब हम दूसरा जो इसका किंगडम था वो है प्रोटिस्टा। ये यूकैरियोटिक प्रकार की सेल्स हैं। आगे वाले चारों जो किंगडम है वो सारे यूकैरियोटिक प्रकार की सेल्स वाले किंगडम है। आगे इसमें जो फ़र्क होगा हम बात करते हैं। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक प्रकार की सेल्स है लेकिन वो यूनिसेलुलर होता है। जैसे एग्जांपल इसका हो गया यूनिसेलुलर एल्गी और प्रोटोजोआ। प्लांटी ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर जीव हैं, प्लांट्स हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस का पाया जाना यानी ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो इनके पोषण के आधार पर इन यूकैरियोटिक सेल्स वाली जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको प्लांटी की किंगडम के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया। आगे जो फंजाई है ये भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है, बट इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होने की वजह से ये स्वपोषण नहीं कर सकते। ये सैप्रोफिटिक होते हैं, मृत जीवी होते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको एक अलग किंगडम फंजाई में रख दिया गया है। इसके एग्जांपल है मशरूम, यीस्ट, रस्ट एटसेट्रा। अब 5वां किंगडम जो है वो एनिमेलिया। ये भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है लेकिन इनमें पोषण का तरीका अलग है। ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं, दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं जैसे एनिमल्स। तो ये व्हीटेकर की पंचजगत परिकल्पना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया। तो अभी हमने डिस्कस किया प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में, इसमें मोनेरा संघ में रखा गया, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा। अब यहाँ पर हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्वेश्चन के आगे आने वाले परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने 5 किंगडम थ्योरी की पढ़ ली। 2 किंगडम थ्योरी किसने दी थी? कॉन्सेप्ट ऑफ 2 किंगडम थ्योरी कैरोलस लिनियस ने दी थी। 2 किंगडम थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोबिलिटी, पोषण के आधार पर और उनकी गति के आधार पर 2 किंगडम में बांटा था, एनिमेलिया और प्लांटी। नाम से हमें स्पष्ट है, जो स्वपोषी परपोषी होते हैं उनको एनिमेलिया में रखा, जो चल फिर सकते हैं एनिमेलिया में रखा, जो चल फिर नहीं सकते स्वपोषी होते हैं उनको प्लांटी में रखा। फिर आगे E.H. हिक्कल नामक वैज्ञानिक आए और इन्होंने 3 किंगडम कंसेप्ट दिया। ऊपर वाले 2 किंगडम तो थे ही, इसमें इन्होंने तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा और जोड़ दिया। तो 3 किंगडम थ्योरी इज़ गिवन बाय E.H. हिक्कल और 3rd किंगडम इसमें इन्होंने प्रोटिस्टा को जोड़ा। अब बात आगे और करें तो इसके आगे 4 किंगडम थ्योरी दे दी। 4 किंगडम थ्योरी जो दी वो हर्बर्ट एफ कॉपलैंड नामक साइंटिस्ट ने दी। उन्होंने क्या किया कि जो प्रोटिस्टा किंगडम में पहले बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा जाता था, अब इन्होंने वहाँ से निकाला, किसके बेस पर? न्यूक्लियस के बेस पे, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसके बेस पे इन्होंने उसको अलग कर दिया और एक नया किंगडम बना दिया, मोनेरा। तो अब यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी किंगडम हो गए। तो 4 किंगडम हो गए। 5वां किंगडम फंजाई, जिसको व्हीटेकर ने जोड़ करके एक अपना एक नया 5 किंगडम थ्योरी दे दी। तो ये जितने भी किंगडम थ्योरी थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन जो 3rd है वो राइट होगा, ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त उपकला उत्तक का उदाहरण नहीं है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और
एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ब्रॉड अगर हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की, तो 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। अब ये क्वेश्चन जो है ये एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड है, इसलिए हम केवल एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को आगे 3 प्रकार में बांटा गया है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, बहुत ही सिंपल प्रकार की होती है। दूसरा, ये सिंगल लेयर्ड होती है। दूसरा हो गया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, और तीसरा इसको बांटा गया कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, इस कंपाउंड बोल सकते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, यानी ये 3 भाग हो गए, सिंपल एपिथेलियल, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं। अब आगे सिंपल एपिथेलियम को 4 भागों में और बांटा गया है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये हमें पता होना चाहिए, इनके आगे प्रकार हमें पता होना चाहिए। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम एंड सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। ये 4 प्रकार के होते हैं सिंपल एपिथेलियम। सेकेंड इसका प्रकार जो होता है एपिथेलियम टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू का जो सेकेंड प्रकार है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो गया। थर्ड जो इसका प्रकार हो गया वो कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जिसको हम बोलते हैं। इसको भी आगे 4 भागों में बांटा गया है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा कंपाउंड एपिथेलियल या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कौन सा इसमें नहीं है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल टिश्यू, ये कंपाउंड एपिथेलियम का उदाहरण है। दूसरा इसमें दिया हुआ ट्रांजिशनल टिश्यू, ये भी कंपाउंड एपिथेलियम का उदाहरण है। और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, ये कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का उदाहरण नहीं है। ये इसमें थर्ड ऑप्शन जो है इसका ये राइट होगा, क्योंकि ये संयुक्त ऊतक का उदाहरण नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। चौथा ऑप्शन जो इसका है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड है, इट मीन्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू है, ये कंपाउंड एपिथेलियम का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, हमने बात कर ली 11 नंबर क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, ये इसका राइट आंसर नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, 12 की रक्त प्लाज्मा का पीएच होता है। हम सभी जानते हैं ब्लड प्लाज्मा होता है उसका पीएच 7.4 होता है, और 7 से अबव जो होता है वो सारे एल्कलाइन नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। 7 से थोड़ा सा ऊपर है, 0.4 ऊपर है 7.4, तो ये अल्प क्षारीय प्रवृत्ति का या अल्प क्षारीय प्रवृत्ति का होता है ब्लड प्लाज्मा, यानी पीएच इसका 7.4 है, उदासीन से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन होगा अल्प क्षारीय, ये इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ इन क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।